हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो हम पहले भी सुन चुके हैं। कहाँ सुना है हमने? ओम्स लॉ में सुना है। प्रीवियस सेशंस में जब हमने बात करी थी ओम्स लॉ की, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन देखा था। क्या था वो रिलेशन? कि भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो करंट भी ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम है। यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। और उसी जो रिलेशन आया था ओम्स लॉ का, उसी रिलेशन से हमारे पास आया था एक नया टर्म। कौन सा टर्म? रेजिस्टेंस। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। इस सेशन का मैं टारगेट सेट कर देती हूँ कि इस सेशन के एंड तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो भाई जब टारगेट हो गया है सेट, तो देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। तो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। अब अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस की क्लासिक डेफिनेशन ये होती है और मैं 2-3 लंबे जो है ना सेंटेंसेस आपको दे दूं, क्या मतलब है? अगर आपको रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है तो उसकी क्लासिक ऑथेंटिक डेफिनेशन लेकर के आप क्या कर लोगे? तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन को अभी मारते हैं हम गोली। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टर्म रेजिस्टेंस की। आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है? तो देखो, रेजिस्टेंस का मतलब है क्या? रुकावट। रुकावट कहाँ आती है? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसके रास्ते में ही क्या आती है? रुकावट आती है। हमारे केस में, हमारे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में कौन मूव कर रहा है भाई? कौन फ्लो कर रहा है? दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट में तो बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। कई बार ये जो रुकावट है ना वो बड़ी फायदेमंद भी होती है। कैसे? ये हम अपने जो अपकमिंग सेशंस होंगे ना, लेक्चर्स होंगे, उसमें देखेंगे कि क्यों ये रुकावट। कहने को रुकावट क्या, एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है ना, कि अरे चलते चलते क्या हुआ, रुकावट आ गई बीच में। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में कई बार ये रुकावट पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देती है। कैसे? वो हम देखेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन सबसे पहले जो आपको समझना होगा कि भाई ये रुकावट आ क्यों रही है। हमने ये समझ लिया कि रेजिस्टेंस मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसमें किसी तरह की रुकावट। लेकिन सवाल ये कि रुकावट आ क्यों रही है, इसको हम समझते हैं एक बड़े ही अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है। आप निकले हो घर के बाहर अपनी गाड़ी पे, या अगर गाड़ी पे नहीं निकलना है तो पैदल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, आपके सामने है 2 रोड। एक रोड है जिसमें बहुत ट्रैफिक है और दूसरी रोड जिसमें कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो जरा दिमाग लगाओ, कौन सा वाला रोड आप जो है ना चूज करोगे बाहर जाने के लिए? ऑब्वियसली वो रोड जहां पे ट्रैफिक कम है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक कम ट्रैफिक वाली रोड को चूज तो कर लिया, लेकिन आखिर ये आपने चूज किया तो क्यों किया, प्रेफर क्यों किया कम ट्रैफिक वाली रोड को? क्योंकि आपको पता है कि अगर रोड पे ट्रैफिक कम होगा तो आप मस्त अपनी गाड़ी पे को जो है ना हाई स्पीड पे उड़ाते हुए, चलाते हुए नहीं, उड़ाते हुए आप ले जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे गाड़ियां थोड़ी कम है ना, टकराने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। कितनी भी स्पीड बढ़ा लो गाड़ी आपकी नहीं टकराएगी। वहीं अगर हम बात करें दूसरे रोड की जहां पे बहुत ट्रैफिक है, तो आपको पता है कि यार इस रोड पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ट्रैफिक है, गाड़ी की स्पीड हम जरा भी बढ़ा नहीं पाएंगे, और अगर बढ़ा दी तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगा, यानी कि कोलिजन हो जाएंगे। तो आपको कोलिजन का कंसेप्ट तो पता है, ये चीज मैंने आपको बताई है, बस देखो मैंने आपको समझाई नहीं है ना। ये जो अपना रियल लाइफ एग्जांपल था, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपको मैंने सिर्फ बताई है, याद दिलाई है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको एज इट इज उठा के चिपका दो कहां? रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में, ठीक है। कैसे? तो देखो, इसको हम एक चीज से समझते हैं। हम लेते हैं क्या? एक कंडक्टर, और ऐसा वैसा कंडक्टर नहीं, हम लेते हैं थोड़ा सा क्या? महंगा वाला कंडक्टर, ठीक है। कौन सा कंडक्टर लेंगे हम? महंगा वाला लेंगे। यानी कि हम लेते हैं क्या? एक गोल्ड वायर। इस गोल्ड वायर को मैं थोड़ा सा क्या करती हूं? मोटा बना देती हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस गोल्ड वायर के अंदर है क्या, तो आप बोलोगे कि मैम सभी चीजें किसकी बनी होती हैं, एटम्स की बनी होती है। तो जाहिर है गोल्ड वायर के अंदर भी क्या होंगे, गोल्ड के ही एटम्स होंगे। लेकिन कहानी अब शुरू हुई है, गोल्ड वायर के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो गोल्ड मेटल है ना, अगर आपको इसका एक वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड, जो प्योर गोल्ड मेटल था, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमने क्या करी है, मिलावट करी है। इसी मिलावट के कारण हम एक प्योर गोल्ड से क्या बना पाए हैं, गोल्ड वायर बना पाए हैं। दरअसल क्या होता है कि गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर आप चाहो, ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि वो कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो अगर आप चाहो कि उसका हम जो है ना मतलब कि गोल्ड को हम एक प्रॉपर शेप दे दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेट शेप हम प्योर गोल्ड को नहीं दे पाते। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें प्योर गोल्ड से क्या बनाना है, एक गोल्ड वायर बनाना है, या हमको अपनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ेगी। और भाई मिलावट भी ऐसी वैसी चीजों की नहीं होती है। मिलावट किसकी होती है भाई, सिल्वर की होती है। कई बार हम बोलते हैं कि कॉपर की भी हो जाती है, कई बार हम बोलते हैं कि प्लैटिनम की भी मिलावट हो जाती है। यानी कि प्योर गोल्ड क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको एक डेफिनेट शेप देना इज इम्पॉसिबल। तो क्या करना पड़ता है, प्योर गोल्ड के साथ कुछ मिलावट करनी पड़ती है। मिलावट के लिए कौन यूज होते हैं, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे मेटल्स यूज होते हैं। तो अब जरा देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि गोल्ड वायर के अंदर क्या है, गोल्ड एटम्स हैं। लेकिन गोल्ड एटम्स ही नहीं होंगे, साथ में ये जो मिलावट करी है, ये जो इम्प्योरिटीज डाली है, भाई कहने को सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम सब अच्छे मेटल्स हैं, लेकिन गोल्ड, क्योंकि हम गोल्ड जब हम मिला रहे हैं इसको, तो वो हम तो मिला रहे हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट के लिए, क्योंकि भाई हमें पता है कि प्योर गोल्ड से हम ज्वेलरीज नहीं बना सकते, डेफिनेट शेप नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने फायदे के लिए इनको मिला तो लिया है, लेकिन ये मिलावट तो तब भी कहलाएगी ना, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज। और अब जो हमारे पास गोल्ड वायर आता है ना, वो कैसा होता है, इम्प्योर गोल्ड होता है। प्योर कैसा था, प्योर तो बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन अब ये कैसा हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, तब जाकर के तो ये वायर बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अब इम्प्योर गोल्ड कहते हैं। तो इसमें ना सिर्फ वायर के अंदर गोल्ड एटम्स होंगे, बल्कि ये जो इम्प्योरिटीज है ना, इनके भी एटम्स होंगे, ठीक है। और इन इम्प्योरिटीज के एटम्स को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे फॉरेन एटम्स। जाहिर है ना, बाहर से हमने डाले हैं, ऑलरेडी गोल्ड के अंदर तो थे नहीं, गोल्ड के अंदर क्या थे, गोल्ड एटम्स थे, हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं, जिसके कारण अब गोल्ड वायर के अंदर क्या आ गए हैं, गोल्ड के एटम्स भी हैं और इन इम्प्योरिटीज के फॉरेन एटम्स भी हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास गोल्ड वायर है ना, इसके अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। क्या किया हमने इस गोल्ड वायर के अक्रॉस क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, गोल्ड के अंदर, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज कौन सी है भाई, ये जो अपना गोल्ड वायर है ना, उसी के अंदर हम झांक के देख रहे हैं। जब आप झांक के देखोगे गोल्ड वायर के अंदर, तो आपको कुछ इस तरह की इमेज दिखेगी। इस इमेज में क्या हो रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये ग्रीन कलर के क्या दिख रहे हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं एक काम करती हूं, मैं जो फॉरेन एटम्स है ना, उनको मैं हाईलाइट कर देती हूं पर्पल कलर से। तो ग्रीन कलर के आपको क्या दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के हैं गोल्ड एटम्स, और पर्पल कलर के क्या हैं, फॉरेन एटम्स हैं, ठीक है। अब क्या है, अभी जो आपको छोटी छोटी सी बॉल उचकती हुई दिख रही है, ये छोटी छोटी बॉल्स क्या है भाई, ये है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हमने एक मेटल वायर, गोल्ड वायर के अक्रॉस क्या करा है, एक बैटरी लगाई है, तो जाहिर है क्या होगा, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, वो इतना सिंपल होता नहीं है जितना अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। हमने अभी तक कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट का जिक्र हमने किया ही नहीं था, करंट के फ्लो में या इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, है ना। लेकिन असलियत में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इतना सिंपल होता नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, यानी कि गोल्ड वायर के अंदर जो चल रहे हैं ना, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे।
जब ट्रैफिक ज्यादा होता है किसी रोड पे तो आपको चलने में दिक्कत होती है ना, आपका जो मोशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी यही हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ पे क्या है, बहुत ट्रैफिक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे? अब बेचारे हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही फ्री हैं। अब अगर वो किसी कंडक्टर में फ्लो करना शुरू करेंगे ना तो डिसिप्लिन में नहीं चलेंगे, है ना, डिसिप्लिन में नहीं कि लाइन बनाकर जो है ना वन बाय वन मूव कर रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे, किसी भी डायरेक्शन में जो है ना जाने लगेंगे। अब ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, बेचारों के पास आंखें तो है नहीं कि ये क्या करें, अपने रास्ते में आने वाली जो गोल्ड एटम्स हैं या फॉरेन एटम्स हैं उनको जो है ना देख के अपना रास्ता जो है डाइवर्ट कर जाए। भाई जब हम जाते हैं कहीं पे भी किसी हैवी ट्रैफिक वाली रोड पे तो हमारे पास तो आंखें हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि क्या हो, टकराए ना किसी और गाड़ी से, कोलिजन ना हो। लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या गलती, इनके पास तो आइज है ही नहीं, तो क्या होगा, ये तो मस्त अपनी स्पीड के साथ जो है ना चलते जाएंगे, और अगर रास्ते में कोई आ गया तो क्या होगा, ये अपना पाथ चेंज नहीं करेंगे, अपनी स्पीड चेंज नहीं करेंगे, जाकर के उससे टकरा जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, जाकर के ये टकरा गए। इनके रास्ते में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कौन कौन आ सकता है, गोल्ड के एटम्स आ सकते हैं, फॉरेन एटम्स आ सकते हैं, इनफैक्ट ये खुद आपस में भी टकरा जाते हैं, क्योंकि भाई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंधे होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एक के पास नहीं है बाकी सबके पास है। सारे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनके पास आंखें नहीं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो जैसे ही रैंडमली मूव करना शुरू करेंगे ना तो कभी जाकर के गोल्ड के एटम से टकरा गए, कभी किसी न्यूक्लियस से जाके टकरा गए, कभी किसी फॉरेन एटम के साथ जाके टकरा गए, और हद तो तब हो जाएगी जब वो आपस में ही जाकर के क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। समझे? तो अब ये जो कोलिजन हो रहा है ना, ये असली दिक्कत दे रहा है, ठीक है। और इसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे भाई, रुकावट कहेंगे। हम जो बोल रहे थे ना कि करंट के फ्लो में रुकावट आ रही है, वो रुकावट क्यों आ रही है, वो इसी कोलिजन के कारण आ रही है। भाई करंट का फ्लो कैसे होता है, हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कब होगा, जब जब चार्जेस मूव करेंगे। कौन से चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब किसी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी हम बोलते हैं कि वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन यहां पे तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पे तो हम देख रहे हैं कि फॉरेन एटम्स की प्रेजेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो फ्लो है वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। तो जब भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही प्रॉपर नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा प्रॉपर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इन कोलिजन्स के कारण, भाई इलेक्ट्रॉन्स की गलती नहीं थी, गलती किसकी हो रही है, कोलिजन की हो रही है। ये कोलिजन से इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, सफर कर रहा है। और कैसा सफर हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपर है तो करंट भी प्रॉपर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, तो करंट में भी तो रुकावट आ जाएगी ना। ये रुकावट क्यों आ रही है, कोलिजन के कारण आ रही है। आगे गए फिर टकरा गए, फिर आगे गए फिर टकरा गए। क्यों, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं, अंधाधुंध जो है ना अपना मूवमेंट शो करते हैं, कहीं भी जाना होता है उनको, और इस कहीं भी जाने के कारण क्या होगा, वो टकराते जाएंगे, अपना रास्ता चेंज करते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो में रुकावट आ रही है। क्यों रुकावट आ रही है, कोलिजन के कारण आ रही है। और इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो में रुकावट आ रही है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम है तो करंट भी कम हो गया। फ्लो कम क्यों हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि कोलिजन बढ़ गया। और इसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं भाई, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर क्या हुआ, कोलिजन बढ़ गया, है ना, कोलिजन बढ़ गया मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब क्या, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा अड़चन है ना, जिसके कारण करंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर कोलिजन कैसा है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रुकावट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा फ्लो होने लगेगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज थी, बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने वाली जरूरत नहीं है,
बहुत छोटी सी चीज थी, वो हमने समझ ली। तो अब आपको रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, और रेजिस्टेंस हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। भाई अब आ जाओ, अब आने दो, कितनी भी डेफिनेशन आने दो, एक लाइन, दो लाइन, कितनी भी लाइन के आने दो, हम सबको देख लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस थ्रू इट। यानी कि ये क्या होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने जो बात करी है वो एक गोल्ड वायर की बात करी थी, महंगे वाले कंडक्टर की बात करी थी। तो उस गोल्ड वायर कहने को तो क्या हो रहा था, अभी तक हम बोल रहे थे कि भाई कंडक्टर बड़ा शानदार होता है, मस्त जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, तभी तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किस्सा जो है ना, जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, है ना। हमने देखा कि किस तरह से भले ही कंडक्टर ही क्यों ना हो, कंडक्टर के अंदर क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में भी रुकावट आ रही है। कौन रुकावट लेकर के आ रहे हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसके कारण वो क्या करता है, जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर सकता है या उसको रेजिस्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है या उसको अपोज कर सकता है, उसके सामने से खड़ा हो सकता है कि अरे तुम कैसे बह रहे हो, कैसे तुम फ्लो कर रहे हो। ठीक है, तो ये उसने क्या किया? अपोज किया। तो फिर इसके बाद में ऐसा यूनिट क्या होती है, ये तो हम एक्चुअली हमने रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, और इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय, कैसे देंगे भाई इस रेजिस्टेंस को? कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था। अब हमें R निकालना है, तो हम R कैसे निकालते थे भाई? V बाय I कर देते थे, है ना। R इज इक्वल टू V बाय I कर देते थे। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ठीक है, इट इज सेड टू बी। अच्छा, अब सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि उन्हें क्या करना है? 1 ओम रेजिस्टेंस आपको डिफाइन करना है। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ थोड़े अच्छे से। इस फॉर्मूले के आगे आप क्या लगा दो? 1 1 लगा दो। जैसे R इज इक्वल टू V बाय I है ना, इस R के आगे भी क्या लगा दो आप? 1 लगा दो। V के भी आगे 1 लगा दो, I के भी आगे आप 1 लगा दो। तो अब आपको क्या डिफाइन करना है भाई? 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। तो भाई 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वो रेजिस्टेंस होता है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of the conductor and that makes a current of 1 ampere to flow through it। यानी कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस जब आप एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे और उस डिफरेंस के कारण कितना करंट फ्लो होगा भाई? 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तब आप बोलोगे कि वो क्या कहलाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे सीबीएसई का जो है ना फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरह से तो हम बहुत सारी 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर करंट, हम कई सारी चीजें डिफाइन कर चुके हैं। इसको भी हमने सेम मेथड से डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है? ऐसा यूनिट जो हमने बोली थी ओम की, तो भाई वोल्ट की क्या होती है? सॉरी, वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी क्या होती है? मैंने बता ही दिया, वोल्ट्स होती है। करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है। तो कितनी हो जाएगी? वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओम। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हमें पता करनी है। अभी तो हमने क्या बोल दिया कि भाई कंडक्टर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को क्या कर पाता है? रेजिस्ट कर पाता है, अपोज कर पाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि करंट का फ्लो, ज्यादा करंट का फ्लो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ज्यादा करंट का फ्लो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमें इस फ्लो पे पकड़ भी बनानी पड़ती है, और उस पकड़ को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है रेजिस्टेंस की। तो एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स कहते हैं। ये रेजिस्टर्स क्या करते हैं? अपने
थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास तो होने देंगे, लेकिन क्या करेंगे ना, इस इलेक्ट्रिक करंट को कम कर देते हैं। ठीक है, कैसे कम करेंगे, बस वही अपने रेजिस्टेंस के थ्रू। तो अभी रेजिस्टेंस के बारे में पूरी बातें नहीं हुई हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें रेजिस्टेंस के ऊपर करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो भी अभी हमें देखना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। क्या है वो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है भाई, 75 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और करंट आपको कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आपको दी गई है फ्रॉम द सोर्स, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 150 volt। ठीक है, क्या किया इन्होंने एक इलेक्ट्रिक हीटर लिया था और उसके जो दोनों टर्मिनल्स थे उसके अक्रॉस क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 75 वोल्ट था। तो उसमें करंट कितना फ्लो हो गया, करंट हो गया उसमें 5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन्होंने जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर था वो तो सेम लिया है, लेकिन उसके अक्रॉस जो बैटरी है ना वो किसी दूसरे वोल्टेज की लगा दी। कितने पोटेंशियल डिफरेंस की लगा दी भाई, 150 वोल्ट की बैटरी इन्होंने लगा दी। अब पूछ रहे हैं कि अब जरा बताओ, जब हमने बैटरी चेंज कर दी है, दूसरे पोटेंशियल की बढ़ा दी है, तो उस समय करंट कैसा फ्लो होगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो हमको V पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। तो V तो चलो समझ में आ गया, इनने कितना लगाया है 150, लेकिन R का क्या, R तो हमें पता ही नहीं है। R कहां से निकालेंगे, R हम निकालेंगे अपने फर्स्ट केस से, जब हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस 75 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो करंट उससे कितना बहा, 5 एम्पियर का बहा। तो फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, V कितना दिया गया है भाई, 75 दिया गया है, I कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू R। तो R कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 25, ये हो जाएगा 15 ओम्स। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना था, 15 ओम्स था। ठीक है, अब क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक हीटर तो वही लिया लेकिन बैटरी दूसरी लगा दी। अब क्या करेंगे, हमें करंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, अब हो गया अपना 150, 150 हो गया। करंट तो हमें कैलकुलेट करना ही है, रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 15 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको हम बिना टाइम वेस्ट करे डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, RHS में कौन आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 से कैलकुलेट करो, 15 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो करंट की वैल्यू कितनी आई, 15 एम्पियर। आसान था ये क्वेश्चन, आई गेस हमने ये प्रीवियस सेशन जो हुआ था हमारा न्यूमेरिकल्स का, उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, आसान था ये। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर था, उसको हमने एक बैटरी के उसको हमने जो है ना उसके दोनों टर्मिनल्स को एक बैटरी के अक्रॉस ना कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 75 वोल्ट था। ठीक है, उस समय करंट कितना उससे फ्लो हुआ, 5 एम्पियर। हमने क्या करा, रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये रेजिस्टेंस किसका होगा भाई, इलेक्ट्रिक हीटर का होगा। देखो, जो भी चीजें अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन कंडक्टर की केस में भी हमने क्या देखा है भाई, बेस्ट से बेस्ट कंडक्टर क्यों ना ले लो, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो सब में होता है। अगर आपने सबसे बढ़िया वाला कंडक्टर भी लिया है ना तो उसमें रेजिस्टेंस होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर था वो भी क्या है, एक कंडक्टर ही तो है। ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस तो उसका भी होगा। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने सेम इलेक्ट्रिक हीटर को लिया है और उसके अक्रॉस दूसरे किसी वोल्ट की बैटरी लगा दी है, कितने, 1 वोल्ट की 150 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब उस केस में करंट कितना फ्लो होगा, तो भाई पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक हीटर तो बराबर ही है ना, चाहे आप उस हीटर के अक्रॉस कोई भी वोल्ट की बैटरी लगा दो, कितने भी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगा दो, रेजिस्टेंस तो वो सेम ऑफर करेगा। कितना ऑफर कर रहा था, 15 ओम, तो यहां पे भी कितना करेगा, 15 ओम, और उस हिसाब से आप करंट कितना निकालोगे, 15 एम्पियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज के इस सेशन में, एक मिनट, ओ नो, यहाँ पे 50 नहीं है, 50 नहीं है, यहाँ पे है 10 एम्पियर, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर से, ठीक है। 15 से कैलकुलेट कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 10, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आज के हमारे इस सेशन के लिए इतना ही। आगे आने वाले सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि इस रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।